हेलो दोस्तों, मैं हूं अशम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडुकेट चैनल। आज हम साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बताए थे उसी का आज हम आंसर बताएंगे आपको। और ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाले हैं। इसमें कौन सा सेट का हम बता रहे हैं, सेट यहाँ पे देखिए सेट 1 बता रहे हैं। सेट 1 का हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे उसी का आज इसमें वीडियो देंगे। और आप लोग पहले भी बता चुके हैं कि सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 का जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तब फिर आपको हम क्या करेंगे, एक तरफ से पर सेट का प्रत्येक सेट का हम क्या करेंगे, आपको आंसर भी देंगे। तो आज हम सेट 1 का आंसर के बारे में बात कर रहे हैं। यदि कोई भी अगर स्टूडेंट अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं तो आपसे हम यही रिक्वेस्ट रखेंगे कि आप पहले सेट 1 को क्वेश्चन देख लीजिए, तब जाकर आपको समझ में आएगा। या तो अगर उसको आप नहीं भी देखेंगे तब फिर भी आपको यहीं से सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि आपको यहीं पे सारा क्वेश्चन जो है लिखा गया है, तो यहाँ से भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। अगर इसका कोई पीडीएफ का डिमांड है, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो केवल मात्र सिर्फ 500 रुपया में ही आपका 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज से लेकर यानी जुलाई से लेकर आपका मार्च या अप्रैल महीना तक आपको एग्ज़ाम में हेल्प किया जाएगा। सिर्फ ओनली पर केवल कुछ ही थोड़ा सा सहयोग के हिसाब से सहयोग अगर आप थोड़ा सा 500 के रूप से हमको करेंगे तो ऐसा परचेस की ऐसे ये सब नहीं बोला जा सकता कि ये सब परचेस के लिए हम ये कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको उतना चीज़ हम ये करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको समझाएंगे कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, सारा कुछ। तो उस हिसाब से हम इसको यहाँ पे कुछ आपसे मांग रहे हैं थोड़ा सा। तो चलिए जो भी हम वीडियो को यहाँ पे शुरू करेंगे और इस वीडियो में हम पूरा क्लियर कट करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें लॉन्ग भी क्वेश्चन है, उसके बाद बायोलॉजी भी है, रसायन विज्ञान भी है, सारा क्वेश्चन है। तो इसमें 26 क्वेश्चन को बताने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट रखेंगे कि आप लास्ट टाइम रहेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, वाहनों में अग्रोदीप के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अग्रोदीप मतलब होता है सामने वाला जो है उसको देखने के लिए जो है कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस के द्वारा जो है वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्रों यहाँ पे जो है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब नेत्रों के किस भाग पर बनता है, जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं, ठीक है। या तो पटल कहते हैं, अंग्रेजी में हम लोग रेटिना कहते हैं। उसके बाद विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। विभवांतर का जो है एसआई मात्रक क्या है, तो यहाँ पे विभवांतर का एसआई मात्रक लिखा गया है कि बोल्ट। और ये क्वेश्चन जो है आपका 2019 में आ चुका था, ठीक है। तो 2020 वाला अभी इसमें क्वेश्चन कुछ होंगे और यहाँ पे 2019 आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा कि 2019 का कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। तो यहाँ से आप प्रीवियस ईयर्स का भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट का 2020 का कोई क्वेश्चन का डिमांड है तो मेरे पास क्वेश्चन है 2020 का, तो आप लोग को जरूर दिया जाएगा, लेकिन आप जरूर कमेंट करें। और सबसे पहले आप सही रिक्वेस्ट रखेंगे कि वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, तो उसमें थोड़ा सा मेरा उत्साह और बढ़ जाता है और आपको भी देखने में अच्छा लगेगा। दृष्टिधारा के एक स्रोत का नाम लिखें। दृष्टिधारा जो है शुष्क सेल से होते हैं, बटन सेल से होते हैं, रेड चालक से होता है, आदि से। यहाँ से शुरू होगा आपका क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 का पहला क्वेश्चन था Fe, उसके बाद CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो यहाँ पे जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया है। ब्रेंजक चूर्णों का रासायनिक नाम। ब्रेंजक चूर्णों का रासायनिक नाम यहाँ पे लिखा गया CaOCl2 का, यहाँ पे लिख रहा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या हाइपोक्लोराइड भी आपको कह सकते हैं। पारा धातु के मुख्य आयस का नाम लिखिए। पारा जो धातु होते हैं उसका मुख्य आयस का नाम क्या लिखिए, तो सिनेबर, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या है, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु रहते हैं उससे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे जैसे आपको लिखेंगे यहाँ पे CH4, मीथेन कहेंगे, C2H आपका 8 हो जाएगा, इसको हम मीथेन कहेंगे, प्रोपेन कहेंगे, ब्यूटेन, ये सब क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। आपको जब हाइड्रोकार्बनिक यौगिक के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे आपको सारा चीज़ समझाया जाएगा। अष्टक के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। अष्टक के नियम जो है प्रतिपादित किया था न्यूजीलैंड ने प्रतिपादित किया था। यहाँ से शुरू होता है आपका क्वेश्चन संख्या 3, और ये वाला क्वेश्चन आपको 2019 में आया था। अब अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक सौचक किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को फोकस एवं वक्रता केंद्रों के बीच रखा जाए। तो यहाँ पे ये फिगर आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे अनंत और वक्रता केंद्रों के बीच रखा जाता है। तो फोकस वक्रता केंद्र और फोकस के बीच यहाँ पे प्रतिबिंब को रखा जाता है। तो जो है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। उसके बाद यहाँ पे प्रकृति भी लिखा गया है, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब जो है अनंत
अनंत तथा वक्रता केंद्रों के बीच बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा और प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है अवक्षेपण अभिक्रिया। सब क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेपण यानी अविलय पदार्थ का निर्माण होते हैं उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं Na2SO4 BaCl2 BaSO4 NaCl। यहाँ पे BaSO4 जो है अवक्षेप के रूप में यहाँ पे होता है, यानी ये अवलय होते हैं। दीर्घदृष्टि दोष से आप दीर्घदृष्टि दोष किससे कहते हैं, इस दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो वैसा दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परंतु या लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, उसे या उस प्रकार की दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दीर्घदृष्टि दोष अवतल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद उभयधर्मी ऑक्साइड, ये भी 2019 में आया था। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, एक उदाहरण दीजिए। ऐसा धातु ऑक्साइड जो अम्लों तथा क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल प्रदान करते हैं उससे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे यहाँ पे Al2O3, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्लों के साथ अभिक्रिया किया गया तो यहाँ पे उभयधर्मी ऑक्साइड हो गया। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो मेरे पे कर चुके हैं, जो टीचर, जो स्टूडेंट, जो अभिभावक, उनसे मैं ही रिक्वेस्ट रखेंगे कि पहले हम सेट 1 सेट 2 सेट 3 करके दे दें, उसके बाद फिर इसको हम क्या करेंगे, आप लोग को ग्रुप में दे देंगे। और जो स्टूडेंट अभी जोड़ना चाहते हैं, अभी से अगर जुड़ जाएंगे तो क्या होगा कि आपको भी ये चीज़ मिल जाएगा, क्योंकि अगर बाद में जोड़ेंगे तो फिर कौन छूटेगा, कौन देंगे, कौन नहीं दे पाएंगे, फिर आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। तो जो लोग लेना चाहते हैं या पैसा का प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा बहुत करके इधर उधर करके, तो आप किसी भी तरह उसको मैनेज करके जल्दी वो पे कर दीजिए और आप जुड़ जाइए, तभी क्या होगा, आपको ये चीज़ मिल जाएगा। लेकिन देखिए, आप लोग बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं बहानाबाजी ज़्यादा करते हैं, लेकिन ख़ास करके जो लोग को ओरिजिनली लेना है, अगर देना ही है तो फिर उसमें ये वो और फटा अगड़म बगड़म फिर क्या बात है। अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन से ऐसे 4-5 स्टूडेंट से प्रेशर कर रहे हैं कि सर गरीब है, ये हुआ है, फलना सिलना चीज़ है। तो कोई आदमी ऐसे दुनिया में अमीर नहीं होते, सब कोई गरीब ही है। अगर माना जाए तो, देखा जाए तो अगर गरीब नहीं होते तो हम लोग भी यूट्यूब पर काम नहीं करते। ठीक है, तो जो भी है वो अलग मुद्दा है, लेकिन थोड़ा सा आपको इतना दिन है, वो लगभग 8 महीना 10 महीना आपको हम प्रॉपरली ढंग से एक तरीक़ा से आपको हम सारा कुछ मुहैया करा रहे हैं और आपको हम 100% गारंटी ले रहे हैं कि आपको 400 प्लस मार्किंग स्कोर करके हमको दिखाना है कि कैसे आपको 400 प्लस मार्किंग लाना है। उतनी चीज़ के बावजूद भी थोड़ा सा अमाउंट आपके लिए अगर भारी पड़ जा रहा है तो इससे और क्या चीज़ आपको बताएंगे। चलिए खैर, जिसको जो करना है वो, जिसको लेना है वो लेगा, जिसको नहीं लेना है वो वैसे ही करते रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है क्यों। प्रकाश की प्रकिरणों के कारण आकाश का रंग नीला होता है। सूर्य की प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश की प्रकीर्णन होते हैं। लाल रंग अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग कम प्रकीर्णन। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया, इसको आप देख लीजिएगा। मेंडेलीव ने अपनी आवाज़ सरणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था। मेंडेलीव ने अपनी आवाज़ सरणी को तैयार करने के लिए मापदंड जो अपनाया था वो निम्न है। तथ्यों के उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया था। ठीक है, समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में रखने का प्रयास किया। तत्वों के हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अणुसूत्रों को एक आधारभूत गुण मान का तत्वों का वर्गीकरण किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक नॉमरिकल क्वेश्चन है। 7 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। यहाँ पे फोकस दूरी ए बराबर 8 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी यू बराबर -12 सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई बराबर एच बराबर 7 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर प्रश्न चिन्ह H2 बराबर। लेंस के सूत्रों से यानी 1/v - 1/u बराबर और -1/f होता है। तो इसको इधर लेके गए तो प्लस हो गया। अब सारा कुछ हम यहाँ पे मान रखे हैं तो उसको ये कर देंगे। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आता है तो आपको हम एक बार चिन्ह प्रॉपर्टी बता देंगे कि अवतल लेंस से। देखिए, सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो लेंस है वो किस प्रकार का लेंस है। अगर मान के चलिए ऐसा हो गया तो ये अवतल लेंस हो गया। प्रकाश किरण हमेशा इधर से इधर लीजिएगा, बाएं से
दाएं की ओर। और कभी भी दूरी को अगर मापना होगा तो आप फोकस से मापिएगा, यानी ध्रुव से मापिएगा। अगर इधर आप माप रहे हैं तो प्लस में जाएगा, इधर आप माप रहे हैं तो माइनस में जाएगा। हमेशा यहाँ से इधर मापिए। अगर वस्तु इधर है तो प्लस में जाएगा, अगर नीचे है तो माइनस में जाएगा। हमेशा ध्रुव से मापने की कोशिश करेंगे तो आपको सारा चीज़ निकल जाएगा आराम से, बहुत ईजीली तरीक़ा से। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। पूरा अगर बताने जा रहे हैं तो फिर 2 घंटा से पार ही हो जाएगा शायद, इसलिए हम थोड़ा बहुत करके कभी कहीं थोड़ा बहुत समझाएंगे, कहीं कहीं थोड़ा आगे चल जाएंगे और आप वो पढ़ के समझ में आपको आ जाएगा। ये सब चीज़ को आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा तो बेहतर होगा मेरे हिसाब से। अगर खास करके जो स्टूडेंट नहीं ले पा रहे हैं PDF, उनसे हम यही बोलेंगे कि आप इसको थोड़ा सा मेहनत करके वीडियो को प्ले पॉज करके इसको आराम से लिख लीजिए, कभी कभार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी हो आप इसको मैनेज कर लीजिए। ठीक है, और आपको तो मैं PDF देना चाहता हूँ, लेकिन आपको PDF देने के लिए हमको वहाँ पर टाइम देना पड़े, तो बिना कोई ऐसे नहीं होता कि आपको टाइम दे पाएगा अगर आपसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इसी के हिसाब से थोड़ा बहुत आप लोग से हम कुछ ये कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो हम मटेरियल दे रहे हैं, मटेरियल का हम आपसे कुछ वैल्यू नहीं ले रहे, सिर्फ हम जो मेहनत कर रहे हैं आपको देने के लिए, सिर्फ उसी का हम थोड़ा सा आपसे कुछ मांग रहे हैं। चलिए जो है सो यहाँ पे देख लीजिए, यह दर्शाए कि आप 6 ओम प्रतिरोध को 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का प्राप्त संयोजन का मान जो है 18 ओम या 2 ओम होगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ दिखाया गया है, 3 पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, R1 और 2 तीनों का दिखा दिया। अब तीनों प्रतिरोध को एक बार के श्रेणी क्रम में जोड़ के देखा गया, 18 ओम हो गया। अब एक बार तीनों को फिर पार्श्व क्रम में जोड़ा गया तो यहाँ पे देखा गया कि आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आया कि 1/R = 2, फिर इसको जब पलटा दिए तो R = 2 आ गया। तो ये आपका दोनों हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, pH स्केल किससे कहते हैं? ताज़े दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसका pH मान क्या परिवर्तन होगा? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया जाता है जिससे pH स्केल कहते हैं। ताज़े दूध के pH का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इससे pH मान 6 से कम हो जाता है। क्या दूध में लैक्टिक अम्ल होते हैं? अर्थात जब दूध से दही बन जाता है तो वह अधिक अम्लीय हो जाते हैं, इसीलिए दूध का pH मान 6 से कम हो जाता है, कम होता है दही बनने पर। ठीक है, तो यहाँ पे अथवा में भी क्वेश्चन रहेगा। हम अब इसको बताए थे कि कच्चे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, इमली में कौन सा टाइट्रिक अम्ल और संतरा में कौन सा साइट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल जिसको कहा जाता है। भू संपर्क तर्क का क्या कार्य है, यहाँ पे सारा चीज़ बताया गया, इसको आप आराम से पढ़ लीजिए। और मेरा मेन मकसद सिर्फ आपको कैसे हम ये चीज़ दे पाए, आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम पढ़ के समझा दे रहे हैं आपको। भू संपर्क जो तार है घर के निकट ज़मीन के अंदर जो है बहुत नीचे स्थित धातु के प्लेट के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ये सुरक्षा साधन के लिए और विद्युत आपूर्ति यानी सप्लाई की किसी भी प्रकार की प्रवाहित नहीं करती है। ठीक है, तो इसमें धातु के संधारित्र में इसको ये किया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके यहाँ पे नीचे वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे 3 पॉइंट है, इस पॉइंट को आप समझ लीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई अगर विद्युत रोधी तांबे के तार कुंडली किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित किया गया है तो यदि ये क्षण चुंबक को कुंडली के अंदर धकेला जाता है या नहीं धकेला जाता है, जो भी है, तो तीनों स्थिति में यहाँ पे बात किया गया है। जब कुंडली में क्षण चुंबक को धकेला जाता है तब गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेपण होता है। यह विक्षेपण कुंडली की प्रेरित विद्युत धारा के उत्पन्न होने के कारण होते हैं। जब क्षण चुंबक को कुंडली के भीतर से बाहर निकाला जाता है तो गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेपण उत्पन्न होती है, परंतु पहले जिस दिशा में था बिल्कुल उसके विपरीत दिशा में ये आपका क्या होगा, विक्षेपण होगा। जब क्षण चुंबक को कुंडली के भीतर रख दिया जाता है तो गैल्वेनोमीटर के सुई में कोई विक्षेपण नहीं होते हैं। उसके बाद सजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। कार्बनिक यौगिक का वह श्रेणी जिसके सभी सदस्यों एक ही फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह जिसको कहते रहता है तथा जिसके किसी भी 2 क्रमागत सदस्यों की आणविक सूत्रों यानी अणुसूत्रों के बीच हमेशा CH2 का अंतर होता है।
उससे उसे सहजाति सरणी कहते हैं। ये सब जब वो ये करेंगे ऐसे तो यहाँ पे संभव नहीं हो पा रहा है। सिर्फ आपको नोट यहाँ पे लिखवाने के लिए हम दे पा रहे हैं, लेकिन आपको समझाने होगा तो बोर्ड पर इसको डिटेल से समझाने के लिए बोर्ड की आवश्यकता होती है। तो ज़रूर हम इन सब का वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा करके आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस साल जो है कोरोना का कहर है और इसको देखते हुए बहुत सारे ऐसे अभी भी इंस्टीट्यूट नहीं खोल पाया है, ट्यूशन कोचिंग कुछ नहीं खोल पा रहे हैं। तो जैसे भी आप थोड़ा बहुत करके अभी मैनेज कीजिए, उसको पढ़िए और हम आपसे यही उम्मीद रखेंगे कि आप ज़रूर हमको सहयोग करें, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। तो इसमें क्या होगा कि जब तक इसमें हमको एक इंटरेस्ट आ जाएगा, तब फिर हम क्या करेंगे, फुल्ली तौर पर यहाँ पे ऑनलाइन सारा कुछ आपको व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। तो इस साल जो है जितने भी स्टूडेंट हैं सबको हम अच्छा मार्क्स लाकर ही दिखाएंगे, ये मेरा विश्वास है और आप लोग से ये हम वादा भी करते हैं। यहाँ पे कुछ यहाँ पे हम बात आगे निकाल दिए, इसको आप लिख लीजिएगा आराम से, क्योंकि अब कुछ यहाँ पे जो है ये सब बहुत इजीली है। यहाँ से बायोलॉजी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिए। रोजोधर्म कहाँ पाए जाते हैं? और रोजोधर्म जो है ऋतुस्रावों के भीतर दीवार पर पाई जाती हैं। शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या है? तो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र जिसको मस्तिष्क बोलते हैं, माता जनन की जो मूल घटना है क्या है, जिसको हम DNA कहते हैं। विकास की आधारभूत घटना क्या है? विकास की आधारभूत घटना क्या है? उसके बाद पवन में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है? पवन में गतिज ऊर्जा पाए जाते हैं। ये 8 नंबर वाला भी क्वेश्चन आ गया था 2019 में। तो अब देख सकते हैं मेरा क्या हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन आ रहा है। उसी तरह 2020 का भी हम आपको ऐसे लिखा हुआ चीज़ दिखा देंगे। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है 2020 में भी आ चुका है। जैसे यहाँ पे जैव भू रासायनिक चक्रों की लिखा गया, ये आपका 2020 में आ गया था। उसके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये सब क्वेश्चन को आप जरूर लिख लीजिए। ये सब आंसर जो है अपने हिसाब से बना के लिखा गया है, ये कोई इधर उधर का नहीं है और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2023 नंबर भी 2020 में आया है। नर और मादा जनन हार्मोन के नाम लिखे। नर जनन हार्मोन जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और मादा का होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पे उनका कार्य भी लिखा गया है। या 25 नंबर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे सारा कुछ आपको क्लियर कट करके दे दिया गया। और आशा करेंगे कि ये वीडियो आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा और आप सब यही उम्मीद रखेंगे कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर देंगे और आगे भी अपने मित्रों को, दोस्तों को ये शेयर करेंगे। यही उम्मीद के साथ इस वीडियो से हम विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।